आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसमें हमारे पास जब आप ट्रुथ टेबल बनाते हो, तो ट्रुथ टेबल में अगर जैसे 2 स्टेटमेंट्स हैं P और Q, तो उसके 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे। टोटल जितने भी कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, वो सारे कॉम्बिनेशंस हमें देखने होते हैं। जैसे 2 है तो उसके लिए 4 बनता है, 3 है तो उसके लिए 8 बनेंगे। मतलब जितनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं, अगर n हमारे पास नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स है, इफ n इज़ द नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, ठीक है? तो 2 रेज़ टू n हमारे पास पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनते हैं। 2 रेज़ टू n पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, ठीक है? 2 रेज़ टू n पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। ओके, तो P एंड Q का मतलब क्या है कि जैसे हमारे पास 2 स्टेटमेंट्स है P और Q, तो P एंड Q, एंड का मतलब होता है जब दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हों। तो इसीलिए जब P और Q दोनों की ट्रुथ वैल्यूज़ ट्रू होंगी, उसी केस में P एंड Q का हम ट्रू लेंगे। अदरवाइज़ कोई भी एक फॉल्स हो गया तो एंड का जो रिजल्ट आएगा वो फॉल्स आ जाएगा। जैसे ट्रू एंड फॉल्स में फॉल्स, क्योंकि एंड तभी बोलते हैं ना जब हिंदी में भी अगर हम बोलेंगे तो ये भी किया और वो भी किया। तो इसका मतलब क्या होता है कि दोनों स्टेटमेंट जिनके बीच में एंड लगा है, वो दोनों की दोनों जब होती हैं, तब उसके लिए बोलते हैं। राइट, कि मतलब बोथ द स्टेटमेंट्स मस्ट बी ट्रू। तो इसीलिए इसकी ट्रुथ वैल्यू भी टी तभी आएगी जब पी और क्यू दोनों ट्रू होंगे। बाकी किसी भी केस में अगर एक भी फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा। समझ आ रहा है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ओके, ठीक है, उसके बाद और देखते हैं। लिखना है? हाँ, ठीक है, लिख लो। डन। हो गया क्या? ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जैसे अगर कोई भी स्टेटमेंट बोल रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि पी, इट इज रेनिंग टुडे, इट इज रेनिंग टुडे। तो अगर मुझे इसका उल्टा लिखना है, तो हम बोलेंगे कि वो नेगेशन ऑफ पी होगा, ठीक है? अगर मुझे इसका उल्टा लिखना है तो मैं क्या बोलूँगा?
अगर लैंग्वेज में बोलना है तो हो जाएगा नेगेशन ऑफ पी, और अगर लिखने में होगा तो इस तरह से लिखेंगे, नेगेशन ऑफ पी। ये ऑपरेटर होता है इसका। तो मतलब जो भी स्टेटमेंट है उसका अपोजिट लिखो। तो इट इज नॉट रेनिंग टुडे। इट इज नॉट रेनिंग टुडे। समझ आया? हाँ, रुक लिखने दो। हाँ। सर आप रिवीजन कैसे लेने वाले हो, मतलब थियरी लेने वाले हो या क्वेश्चन? वो मतलब जैसा बच्चों को चाहिए, बच्चों की डिमांड के हिसाब से हो जाएगा। अगर थियरी चाहिए, मेरे हिसाब से तो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस ज़्यादा होना चाहिए। बट फिर भी अगर हाँ थियरी किसी टॉपिक का थियरी चाहिए तो मैं थियरी भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो क्वेश्चन थ्रू ही थियरी एक्सप्लेन कर दो, मतलब ऐसे क्या? नॉर्मल लेक्चर की तरह मत लो, क्वेश्चन हाँ, थ्रू ही थियरी एक्सप्लेन वो कर तो दो। रिवीजन में ना। हाँ, रिवीजन में। ठीक है, ठीक है। सर पहले क्विक रिवीजन और फिर ऊपर से क्वेश्चंस। ओके। डन। ओके। अब इसमें हम टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ रीजनिंग, टाइप्स ऑफ रीजनिंग स्टेटमेंट्स। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रीजनिंग स्टेटमेंट्स में सबसे पहले आता है सिंपल स्टेटमेंट। सिंपल स्टेटमेंट। हैंड राइटिंग, हाँ ठीक है। कोशिश कर रहा हूँ, ये शायद थोड़ा पेन इसका खराब हो गया है। सेकंड है कंपाउंड स्टेटमेंट। सेकंड है कंपाउंड स्टेटमेंट। और पॉइंट नंबर 3 है इफ देन स्टेटमेंट। इफ देन।
if then statements, सिंपल स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट, इफ देन स्टेटमेंट्स, ये 3 अलग-अलग टाइप के स्टेटमेंट्स आते हैं, होते हैं। ठीक है? सबसे पहले सिंपल स्टेटमेंट, तो सिंपल स्टेटमेंट वो होता है जो डायरेक्ट स्टेटमेंट होता है। Those which are direct, those statements which are direct, which are direct and do not include any modifier and do not include any modifier, मतलब कोई एंड और बट ये सब जो ये होते हैं, मतलब जो 2 स्टेटमेंट्स को जोड़ते हैं ऐसे वर्ड, ये नहीं होते इसमें। ठीक है? सीधा-सीधा स्टेटमेंट होता है, सिंपल स्टेटमेंट होता है। ठीक है? समझ आ रहा है? Those statements which are direct, those statements which are direct and do not include any modifier, जिसमें कोई modifier नहीं होता, do not include any modifier। For example, एग्जाम्पल की बात करें, जैसे the sun rises in the east, the sun rises in the east, ये एक सिंपल स्टेटमेंट है, क्योंकि ये सीधा-सीधा स्टेटमेंट है, इसमें कोई मॉडिफायर मैंने इंक्लूड नहीं किया है। समझ आ रहा है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट्स? लिखने दो, ओके।
लिख लिया क्या? ओके, नेक्स्ट हम आते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट्स पे। पॉइंट नंबर 2, कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, कंपाउंड स्टेटमेंट क्या बोलता है? स्टेटमेंट्स which are made up of two or more statements। स्टेटमेंट्स statements which are statements which are made up of which are made up of two or more statements। ऐसे स्टेटमेंट दो जो दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट से बने होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड स्टेटमेंट। स्टेटमेंट्स which are made up of two or more statements। ऐसे स्टेटमेंट जो दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट से बने होते हैं उन्हें हम कंपाउंड स्टेटमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मली इनमें कनेक्टिव्स यूज होते हैं। वो कनेक्टिव्स हो सकते हैं एंड कनेक्टिव्स आर यूज्ड, connectives are used such as and और या फिर बट। इस तरह के कनेक्टिव्स यूज होते हैं एंड और या फिर बट। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल दे देता हूं। एग्जाम्पल, a triangle has three sides। A triangle has three sides and sum of interior angles। A triangle has three sides and sum of interior angles of a triangle is sum of interior angles of a triangle is 180 degrees। समझ आ रहा है? एक ट्राइंगल में तीन एंगल्स हैं और सारे के सारे जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम जो है वो 180 डिग्रीज है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्रीज। तो इसमें मैं दो स्टेटमेंट्स को मैंने कंबाइन करके लिखा है। एक ये ट्राइंगल है थ्री साइड्स और दूसरा सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो इसमें मैंने एंड कनेक्टिव का यूज किया है। तो ये मेरे पास एक कंपाउंड स्टेटमेंट का एग्जांपल है।
समझ आ रहा है सबको? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? उसके बाद हमारे पास आते हैं इफ देन स्टेटमेंट्स। पॉइंट नंबर 3, इफ देन सेकंड राइट में लास्ट का वर्ड क्या है? बट, BUT, एंड, और या फिर बट। ठीक है, तो ये कनेक्टिव्स यूज करके हम दो स्टेटमेंट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। कंपाउंड स्टेटमेंट में कनेक्टिव्स यूज होते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं इफ देन स्टेटमेंट्स। इफ देन स्टेटमेंट्स। तो इफ देन स्टेटमेंट्स की अगर बात करें तो इसमें हमारे पास ये है। तो इसमें दो मतलब स्टेटमेंट्स आते हैं। जो पहला वाला स्टेटमेंट है वो कंडीशनल स्टेटमेंट होता है, और वो कंडीशन अगर ट्रू होती है उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट लिखा जाता है। मतलब इफ ए देन बी, अगर ए ट्रू है तो फिर बी भी ट्रू होगा। इफ ए देन बी, ठीक है। तो which means by proving by proving A is true, by proving A is true, B can be proved to be true. B can be proved by proving A is true, B can be proved to be true. अगर A ट्रू है तो हम ये प्रूव कर सकते हैं कि B भी ट्रू होगा। और अदरवाइज आप ऐसे भी लिख सकते हो, if B is false, if B is false, then A is also false. If B is false, then A is also false.
अगर बी फॉल्स है तो ए भी फॉल्स होगा, मतलब इसमें इस तरह से रहता है, P इम्प्लाइज Q है, अगर P इम्प्लाइज Q, तो इसका मतलब अगर नेगेशन में लेंगे तो पहले नेगेशन Q लेंगे, नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P। तो फॉल्स में अगर लेते हैं तो उल्टा लेते हैं, ठीक है। अगर इधर हमारे पास P इम्प्लाइज Q है तो वी कैन राइट नेगेशन Q implies negation P। If B is false, then A is also false। समझ आया? रिपीट कर दो ना एक बार। रिपीट कर रहा हूँ, if A then B, तो by proving A is true, B can be proved to be true। अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि A ट्रू है तो B भी ट्रू होगा, और अगर रिवर्स में लेना है तो फिर नेगेशन के साथ लेंगे। if B is false, अगर B false है तो A is also false, ठीक है। तो मतलब अगर B फर्स्ट स्टेटमेंट if A then B, तो P implies Q, मतलब P ट्रू होगा तो Q ट्रू होगा, और रिवर्स में लेना है नेगेशन के लिए तो फिर सेकेंड वाला पहले लिखते हैं, नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P। मतलब अगर नेगेशन Q ट्रू है तो नेगेशन P भी ट्रू होगा। समझ आया? यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? वो इफ ए देन बी मतलब? इफ ए देन बी मतलब कि दो स्टेटमेंट्स लिखी जाएंगी, पहला स्टेटमेंट को मैं ए बोल रहा हूँ और दूसरी स्टेटमेंट को मैं बी बोल रहा हूँ, और बी जो है वो ए पर डिपेंडेंट है। कहने का मतलब है कि जैसे रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं कि एक फादर है और एक सन है, ठीक है। एक फादर और एक सन, ये फादर ये सन। तो सन जो है वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो फादर क्या बोल रहा है कि अगर तुम अच्छे मार्क्स लाओगे, ए इफ इफ ए देन बी, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है कि अगर अगर तुम अच्छे मार्क्स लाओगे, ए क्या है, सन गेट्स गुड मार्क्स। ए क्या है, सन गेट्स गुड मार्क्स, और बी क्या है, सन गेट्स अ गिफ्ट, सन को एक गिफ्ट मिलेगा, सन गेट्स अ गिफ्ट, ठीक है। तो जो बी है, जो स्टेटमेंट बी है वो स्टेटमेंट ए के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब उसे गिफ्ट तभी मिलेगा अगर वो अच्छे मार्क्स लाएगा, उसे गिफ्ट तभी मिलेगा अगर वो अच्छे मार्क्स लाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर वो अच्छे मार्क्स नहीं लाया, माने अगर ए हमारे पास फॉल्स हो गया, तो फिर बी जो है वो ऑटोमेटिकली उसको डिनाई हो जाएगा, ठीक है। तो बी जो है वो ए पे बी जो है वो ए के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अगर ए करेक्ट होता है, मतलब ए की कंडीशन फुलफिल होती है, तो उसी केस में फिर वो बी के लिए बी जो स्टेटमेंट है उसके लिए वो एलिजिबल है। समझ आ रहा है? तो इस ये जो दो स्टेटमेंट्स है इसमें हम बोलते हैं कि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो फर्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो कंडीशन बनती है, अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तभी बात सेकंड स्टेटमेंट के ऊपर जाती है। अगर पहली वाली कंडीशन ही फॉल्स हो गई तो सेकंड स्टेटमेंट के ऊपर बात जाएगी ही नहीं। समझ आया? और सेकंड वाली फॉल्स हुई तो फर्स्ट वाली भी फॉल्स होगी? अगर सेकंड वाली फॉल्स हुई, नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P। हाँ, अगर सन को गिफ्ट नहीं मिला तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो अच्छे मार्क्स नहीं लाया था, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट पे डिपेंड करती है ना। तो अगर कोई बोल रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है,
तो इसका मतलब वो तभी हुआ होगा जब फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स होगी। तो सेकंड स्टेटमेंट का फॉल्स होना फर्स्ट स्टेटमेंट के फॉल्स होने को इम्प्लाई करता है। हाँ समझा। समझ आया? मतलब अगर हाँ नेगेशन में देखेंगे तो कंडीशन जो सेकंड स्टेटमेंट कंडीशनल कंडीशन बनेगी, और अगर पॉजिटिव में देखेंगे मतलब जो स्टेटमेंट दिया वैसे ही देखेंगे तो फिर फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो कंडीशन बनेगी। समझ आ रहा है? एनी डाउट्स? किसी को कोई डाउट है?